देखिएगा, आज की क्लास में हम देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार देखेंगे और पूरे दर्पण की विशेषता के बारे में जानेंगे, उसके गुण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहते हैं किसको? तो ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह गोल होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कि जिसका भी प्रवर्तक सतह गोल होगा बाबू, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आपका अवतल दर्पण, दूसरा आपका उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे देखते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण में सबसे पहले हम देखेंगे कि वैसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया हुआ होता है तथा दबे हुए भाग से प्रकाश का प्रवर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि अवतल दर्पण में होगा क्या? तो अवतल दर्पण जो उठा हुआ सेक्शन यहाँ पे देखिएगा, उठा हुआ सेक्शन जो यहाँ पे देख रहे हैं, उठा हुआ सेक्शन पे यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है और दबे हुए सेक्शन पे ये पॉलिश नहीं है। यानी कि ये चिकना सतह है और जो प्रकाश का प्रवर्तन होता है वो दबे हुए सतह से ही होता है और इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में है क्या? जस्ट इसका अपोजिट चलता है। उत्तल में दबे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं जबकि उठे हुए भाग से प्रकाश का प्रवर्तन होता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन कैसे करेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण की बात किया जाता है तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उठे हुए भाग पर पॉलिश किया हुआ होता है जबकि दबे हुए भाग से प्रकाश का पूर्णतः प्रवर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण की बात किया जाता है तो उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका दबे हुए भाग पर पॉलिश किया हुआ होता है तथा उठे हुए भाग से प्रकाश का पूर्णतः प्रवर्तन होता है। अब इसमें देखते हैं अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो होता है प्रकाश के किरण को एक बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य करता है। और हम अभिसारी में आपको डिफिनेशन भी बताए थे कि इसमें प्रकाश की किरणें जो होती है विभिन्न दिशाओं से आकर के एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है और अवतल दर्पण जस्ट इसी की तरह कार्य करता है। इसमें जो भी प्रकाश की किरण जो होते हैं एक बिंदु पर केंद्रित होता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात किया जाता है तो उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहेंगे। उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह जो होता है प्रकाश की किरण को एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैलाने का कार्य करता है और विभिन्न दिशाओं में फैलाने का कार्य करेगा, यानी कि अपसारी कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहेंगे, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में मुख्य बिंदु को हम परिभाषित करेंगे कि गोलीय दर्पण में कौन कौन से बिंदु आते हैं। तो सबसे पहले बिंदु हम देखेंगे इसमें देखिएगा, गोलीय दर्पण में मुख्य बिंदु को हम यहाँ पे परिभाषित करेंगे, समझेंगे कि गोलीय दर्पण में आखिर वक्रता केंद्र कहते हैं किसको।
तो गोलीय दर्पण में यहाँ पे देखिएगा, हम मान लीजिए कि एक खोखला गोला ले लेते हैं और खोखला गोला लेने के बाद इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। इस भाग को इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। यदि इसमें उभरे हुए भाग पर यदि हम पॉलिश करते रहे हैं तो ये जो दर्पण मेरा बन रहा है अवतल दर्पण बन रहा है, अवतल बन रहा है। और इसमें यदि हम दबे हुए भाग पर पॉलिश जब कर रहे हैं तो ये जो दर्पण बन रहा है मेरा उत्तल दर्पण बन रहा है। लेकिन अवतल भी बना है, उत्तल भी बना है, तो दोनों किसी न किसी खोखले गोले का ही भाग है और इस गोले का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो कहीं ना कहीं जो सेंटर होता है बाबू, उसी सेंटर को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से इंडिकेट किया जाता है, जिसे सी से इंडिकेट किया जाता है। और दोनों दर्पण के लिए वक्रता केंद्र का जो परिभाषा होगा, ये पूरा जो परिभाषा होगा दोनों दर्पण के लिए एक ही होगा। तो कहा जाता है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पे हम अवतल दर्पण बनाए तो अवतल दर्पण बना, तो अवतल दर्पण मान लीजिए पूरा खोखला गोला है और इसी खोखला गोला से मेरा अवतल दर्पण बना। तो अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से सूचित किया जाता है, जिसे सी से सूचित किया जाता है। आगे देखते हैं, एक दर्पण को हम मिटा देते हैं, अच्छा समझ में हमको आएगा। आगे देखते हैं ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, तो ध्रुव कहता है कि गोलीय दर्पण जो होते हैं, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उस मध्य बिंदु को ही हम ध्रुव कहते हैं, जिसे P से सूचित किया जाता है। यानी कि ये जो हम दर्पण बनाए हैं बाबू, ये जो दर्पण बना है, दर्पण के मध्य बिंदु को ही हम ध्रुव कहेंगे, जिसे P से सूचित किया जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यदि वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली जो रेखा होती है इसी को हम कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को हम प्रधान अक्ष कहते हैं। उसके बाद देखिएगा अगला बिंदु जो है, ये मेरा सीपी जो है मेरा क्या है, प्रधान अक्ष है। यदि कोई किरण इसके समानांतर आता है तो दर्पण से परावर्तन होता है और परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के किसी बिंदु से होकर गुजरता है। तो जिस बिंदु से होकर गुजरेगा बाबू उसी को हम फोकस बिंदु कहते हैं। यानी कि फोकस बिंदु की बात किया जाता है। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। इसे हम बड़ा एफ से इंडिकेट करेंगे। उसके बाद ध्रुव से जो फोकस के बीच की जो दूरी होगा, ये ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे छोटा एफ से इंडिकेट करेंगे। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे। उसके बाद देखिएगा, ये मेरा ध्रुव है और ये मेरा वक्रता केंद्र है। ये वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच जो दूरी होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी ये मेरा फोकस दूरी हो गया, वक्रता त्रिज्या मेरा आर हो गया, और यहाँ पे एक नाम देते हैं एम, और ये एम डैश। देखिएगा एम डैश जो है ये गोलीय दर्पण का प्रवर्तक सतह है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सतह है। तो गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सतह के व्यास जो होता है उसी को हम द्वारक कहते हैं, उसी को क्या कहेंगे, द्वारक। यानी एम डैश जो है पूरे दर्पण को हम क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। और फिर से हम पूरा बिंदु को एक बार सुनेंगे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से सूचित किया जाता है। उसके बाद है ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, जिसे P से सूचित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है प्रधान अक्ष। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को हम प्रधान अक्ष कहते हैं। अगला पॉइंट है फोकस बिंदु। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद
दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष की जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। आगे है फोकस दूरी। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जबकि ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है वक्ता त्रिज्या कहलाती है। और दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को हम द्वारा कहते हैं। इसके साथ ही देखिएगा इसमें फोकस दूरी जो होता है और वक्ता त्रिज्या में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या है? तो फोकस दूरी जब भी होगा, फोकस दूरी जब भी होता है वो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जब भी होगा वो आपको वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। और ये चीज आपको सत्यापित भी करना होगा। इसकी सत्यापित करें f बराबर r/2, यानी कि वक्ता त्रिज्या के यहाँ पे आधा क्या है? फोकस दूरी। हम सत्यापित अगले क्लास में करेंगे। अभी हम इससे रिलेटेड आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कि दर्पण किसी भी प्रकार का हो, या तो दर्पण समतल हो, या तो दर्पण उत्तल हो, या तो दर्पण अवतल हो। किसी भी प्रकार के दर्पण में यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। वो प्रतिबिंब है क्या? तो प्रतिबिंब है क्या? तो प्रतिबिंब कहता है कि एक हम दर्पण रखते हैं और दर्पण के सामने कोई भी वस्तु को हम रखते हैं। दर्पण के सामने यदि कोई भी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति जो होती है उस दर्पण में दिखाई देती है। तो उस वस्तु की आकृति जो दर्पण में दिखाई देती है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए कि इस तरह से आपको एक दर्पण दे दिया जाए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक दर्पण है और इसके सामने एक हम छोटा वस्तु स्क्वायर की तरह वस्तु रख दिए। ये आपका जस्ट लाइक मान लेते हैं दर्पण है, समतल दर्पण दिया हुआ है और ये वस्तु को रखे हैं। और जब वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे तो इस वस्तु की आकृति जो होती है इस दर्पण में दिखाई देती है। और जो इस वस्तु की आकृति इस दर्पण में दिखाई देती है इसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये तो समझना था कि आखिर प्रतिबिंब कहते हैं किसको? तो दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु की आकृति जब हम उस दर्पण में देखते हैं तो उसी आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न देता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यहाँ पे डिफिनेशन करना होता है। तो प्रतिबिंब कहता है किसी भी बिंदु स्रोत से आपतित प्रकाश की किरणें, किसी भी बिंदु स्रोत से आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कहने का मतलब, प्रतिबिंब को बनने के लिए दो या दो से अधिक किरण को गुजरना आवश्यक है। जब तक दो या दो से अधिक किरण नहीं गुजरेंगे तब तक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। और प्रतिबिंब के डिफिनेशन कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आपस में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पे प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम। प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक को ही हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। काल्पनिक को ही हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिएगा कि प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर
पर आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब देखिएगा, इसमें कुछ कंडीशन है कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है वो हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है वो हमेशा उल्टा होता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में हम यहाँ पे देखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है वो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो जब भी होता है वो सीधा होता है। इसके अलावे वास्तविक प्रतिबिंब की बात किया जाता है तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब की बात किया जाता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी याद रखना है, और आपको कभी वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर भी दे देगा तो उसमें भी आपको काम देगा। सबसे पहले तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है किरणों के आभासी कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि या तो दर्पण अवतल हो, या तो उत्तल हो, या तो समतल हो, हम तीनों स्थिति में बने प्रतिबिंब की स्थिति को देखेंगे। बने प्रतिबिंब की स्थिति को देखते हैं कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो सबसे पहले हम आपको समतल दर्पण में बता दिए थे कि यदि दर्पण समतल हो, दर्पण समतल हो तो समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जबकि समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और इसमें बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। ये बात को याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण में, हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होगा हमेशा काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। इसी तरह से हम तीनों दर्पण में आपको बताएंगे। अभी हम देख लेते हैं कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार, यानी कि अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। उसके पहले कुछ कंडीशन हम देख लेते हैं कि अवतल दर्पण में किरण को हम कहाँ से गुजारेंगे तो वो प्रवर्तित होकर कहाँ से गुजरेगा। देखिएगा इसमें कुछ बिंदु हम पहले ले लेते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में ये हम लेते हैं आपका प्रधान अक्ष, ये आपका प्रधान अक्ष। अब प्रधान अक्ष है ये आपका जो है C है, ये आपका P है, ये आपका F है। इसमें 2-3 किरण है, उसको याद रखना है कि यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो वह फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो वह फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। जस्ट इसका अपोजिट चलेगा कि यदि कोई किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा तो वह प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है, यानी कि फोकस बिंदु से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है। तो यानी यहाँ पे देख रहे हैं एक दूसरे से उल्टा कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा, फोकस से गुजरेगा, और फोकस से जाएगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगा। एक दूसरा कंडीशन हम इसमें देखते हैं कि यदि कोई किरण जो होता है वक्ता केंद्र से जाता है, यदि कोई किरण वक्ता केंद्र से जाता है तो वह वक्ता केंद्र से ही वापस हो जाता है। तो वक्ता केंद्र से जाने वाली किरण जो होती है वक्ता केंद्र से ही वापस हो जाती है। तो ये बिंदु आपको ध्यान रखना है कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा,
फोकस बिंदु से जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगा। अगला है वक्ता केंद्र से जाने वाली किरण जो होती है वक्ता केंद्र से ही गुजरती है। अब इसमें हम अवतल दर्पण में देखते हैं प्रतिबिंब को।